नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कंप्लीट आपके क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आपके बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह तो और हरियाणा जी के तो जितने भी पार्ट आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को जो हम यहाँ पर इसी वीडियो में एक वीडियो में ही इन सभी को करने वाले हैं। सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो हैं को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम जब वहाँ पर भी महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और इसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, बाल्यावस्था की आयु यहाँ पर किस वर्ग में आती है? आसान क्वेश्चन है। 3 से 5, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। या तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर 6 से 12 देखने को मिलेगा या फिर 5 से 12 देखने को मिल सकता है। तो ये तो 6 होगा या फिर 5 होगा। तो ये तो होती है यहाँ पर बाल्यावस्था। अब ये जो बाल्यावस्था, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बाल्यावस्था जो है इसको अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था में अगर हम अधिगम के स्वरूप की बात करें तो इसमें भाषा के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, उचित विषयों का चयन, रुचिकर विषय सामग्री, अधिगम परक पाठ्यक्रम, जिज्ञासा शांति, रुचिकर शिक्षण विधियाँ, सामूहिक भावनाओं की संतुष्टि, रचनात्मक अधिगम हेतु प्रावधान, पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था, अधिगम उन्नयन हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसमें कुछ क्रियाएँ हैं। और बाल विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास क्या है? ये शाश्वत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और यद्यपि विकास की गति सदैव समान रहती, यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत और विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो ये कुछ यहाँ पर जो है सिद्धांत है बाल्यावस्था के विकास की। और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोर, प्रौढ़ बाल्य या शैशव में? और इसमें भी जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला जो है ये रहेगा। तो ये अवस्था है बाल्यावस्था, जिसमें मानसिक विकास जो है बहुत तेज गति से होता है। और क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इस प्रकार की एक परिभाषा दी गई थी। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर ये इनमें से किन की है? और इस परिभाषा का जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन बी हमारा सी आंसर रहेगा। ये जो सिगमंड फ्रायड जो है इनके द्वारा जो ये परिभाषा जो है ये कथन दिया गया था कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सीखने की जो उम्र होती है यही ज़्यादातर होती है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी बच्चे को सिखाया जाता है उसको वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो कोरे कागज़ के समान बताया गया, उस पर जो भी कुछ आप लिखोगे वही उसमें छप जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर ये इनके द्वारा कहा गया था। और सिगमंड फ्रायड जो है इनका सिद्धांत भी है, जिसमें आ जाता है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और इनके अलावा अगर यहाँ पर अन्य जो मनोवैज्ञानिक है इनकी हम बात करें तो पियाजे का है, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत और कोहलरबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न भाषा देने वाले विद्वान का नाम छांट कर लिखिए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हॉल, किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक या बिने? तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला जो है किलपैट्रिक, ये माना गया है।
और ये जो यहाँ पर जो बात हुई है किशोर अवस्था की, तो इसे अधिगम का कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था कठिन काल के कुछ रूप हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे समायोजन में असमर्थता का होना, किशोरावस्था की जो यहाँ पर बताए गए हैं। समायोजन में असमर्थता का होना, संवेगात्मक अपरिपक्वता का होना, यौन आकर्षण, वे विषमलिंगी जो होता है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में रुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्य आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्थाओं की अनुभूति, उदासीनता, दिवसव्यापन, स्वच्छंदता। तो ये सभी के सभी जो काम हैं ये किशोरावस्था के होते हैं, तो इसलिए इसे कठिन काल कहा गया है। अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक, किशोर, प्रौढ़ या वृद्ध के? तो किशोर है यहाँ पर, तो किशोर मनोविज्ञान है तो किसका करेगा? ये किशोर का ही करेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक या इन सभी में? तो निर्देशन की जो आवश्यकता हो सकती है तो ये इन सभी में हो सकती है, शैक्षिक में, व्यावसायिक में और व्यक्तिगत में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है बुद्धिमान जानवर, विषय, जीवधारी या इनमें से कोई से नहीं? तो मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने जो मनुष्य को माना था तो ये विषय जो है इनको माना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल जो प्रवृत्तियाँ हैं इनकी विशेषताएं हैं। ये जन्मजात होती हैं, प्राणी के स्वभाव में निहित होती है, मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी समय से संबंधित होती है या फिर ये सभी? तो मूल प्रवृत्तियों की जो विशेषताएं हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी जन्मजात होती हैं, प्राणी के स्वभाव में निहित होती है और मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ ये विधियाँ बताई गई हैं, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग, निरीक्षण या प्रश्नावली विधि। तो सर्वश्रेष्ठ विधि जो यहाँ पर मानी गई है और ये है प्रयोग विधि। तो यहाँ पर कुछ विधियाँ हैं मनोविज्ञान की, जिसमें निरीक्षण विधि, इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन ये विधि आ जाती है, और प्रयोगात्मक विधियाँ हैं, और उसके बाद है विवरणात्मक विधियाँ। जो विवरणात्मक जो विधि है इसमें ये जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि ये आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ये विधियाँ जो है बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसने कहा था कि अंतःनिरीक्षण विधि अपनी आत्मा में ही देखने का अंतर्दर्शन है? अंतर्दर्शन विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, तो ये कथन है यहाँ पर, और ये जो किस मनोविज्ञान का है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन बी हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। तो ये जो जीन पियाजे जो है इनका यहाँ पर ये इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है? सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुण का या ये सभी? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन डी ये रहेगा, तो इन सभी को माना गया है, सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला, सामाजिक सद्गुण। तो ये खेलों के द्वारा बालकों में विकास इन सभी के द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था है, शैशव, वृद्ध, बाल्य या युवावस्था? तो समाजीकरण जो प्रारंभ हो जाता है तो छोटी सी उम्र है जो शैशवावस्था, बचपन, इसी में हो जाता है, तो शैशवावस्था माना गया है। और ये जो समाजीकरण है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी बताए गए हैं, जिसमें वंशक्रम आ जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, अध्यापक, परिवार, समाज, संवेगात्मक विकास। तो ये सब एक सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है? सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, सच्चे बालकों को पुरस्कृत करने से, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, या झूठे छात्रों को सौम्य दंड देने से? तो बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है, और ये जो विकास किससे संभव है? तो
यह है यहाँ पर सच्चे जो बालक होते हैं, इन्हें पुरस्कृत करके। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो विद्यालय पूर्व आयु में आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। तो क्या है ये? आत्म केंद्रित इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? खेल का लक्ष्य है वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण, या फिर ये सभी। तो मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य है और ये है ऑप्शन बी वाला, व्यायाम की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, आप छोटे बच्चों के विकास के लिए उसको रटने की आदत डालेंगे, स्वयं क्रिया पर जोर देंगे, खेल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करेंगे, या 3R की शिक्षा देंगे। तो आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसको क्या करेंगे? सब क्रिया पर जोर देंगे। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी ये रहेगा। तो सब क्रिया जस पर जोर देने की यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 36, 56 या 76? तो भ्रूण जो होते हैं इसमें जो क्रोमोसोम माने गए हैं, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो 46 जो है इसमें ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप, जीनोटाइप, दोनों, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये होता है ऑप्शन ए वाला। तो इसे फोनोटाइप माना गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप, जीनोटाइप, दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आंखों व त्वचा का जो रंग यहाँ पर माना गया है, तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा, फोनोटाइप इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रमुखी विकास का नियम यह संबंधित है सिर से पाँव की ओर, छाती से हाथ की उंगली की ओर, सिर से छाती तक, या छाती से सिर तक। तो यह है केंद्रमुखी। केंद्रमुखी जो होता है तो इसे रहेगा ऑप्शन बी वाला, जो हमारी नाभि जो है उससे बाहर की ओर और सिर से पाँव की ओर। तो इस प्रकार से विकास ये होता है। तो यहाँ पर एक केंद्रमुखी वाला आया है, तो ये नाभि जो है वहाँ से बाहर की ओर रहेगा। तो वो आप देख लेना आंसर में किस तरीके से दिया गया होगा। तो ये केंद्र बिंदु जो उससे बाहर की ओर जो है विकास माना गया है। अगला क्वेश्चन है, नर क्रोमोसोम होते हैं XXY, XXY या YYX। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें नर क्रोमोसोम, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नर क्रोमोसोम जो होते हैं ये XY होते हैं, और मादा जो माने गए हैं ये XX वाले माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वंशानुगत का जो निर्धारण है ये होता है जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूरॉन्स, या इन सभी के द्वारा। तो ये वंशानुगत जो होते हैं जिसमें क्या देते हैं कि इसे गुण अपने पूर्वजों से मिले हैं, तो वो जीन्स होते हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा रहेगा। इसी कारण जो है यहाँ पर जो माता पिता जो है उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर दिखाई देता है। किसी के माता पिता अगर काले हैं तो हो सकता है उनके बच्चे भी आगे काले हों, या किसी के गोरे हैं तो गोरे भी हो सकते हैं। तो ये वंशानुक्रम जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निषेचित अंडा कहलाता है भ्रूण, क्रोमोसोम, जीन्स, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो इसे भ्रूण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जन्म से पूर्व काल में जो अवस्थाएं होती हैं तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये 3 अवस्थाएं मानी गई हैं।
अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी जो कोशिका है होती है अंडा शुक्राणु दोनों या इनमें से कोई इसमें नहीं। तो सबसे छोटी जो यहाँ पर मानी गई है कोशिका, और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो शुक्राणु जो है इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी तो शुक्राणु हो गई। अब सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर क्या होती है, ओम या फिर अंडा शुक्राणु दोनों या इनमें से कोई सी भी नहीं, और ये होती है ओम या अंडा। अगला क्वेश्चन है एक जो नवजात शिशु जो होता है उसकी कद या फिर ऊंचाई कितनी होती है, 19, 20, 12 या 22 इंच। तो एक जो नवजात जो शिशु है उसकी जो ऊंचाई मानी गई है ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो है रहेगा। तो ये जो 20 इंच जो उनकी ऊंचाई ये मानी गई है। अगला क्वेश्चन है एक नवजात शिशु का जो भार कितना होता है, 6, 7, 8 या 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो भार होता है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ये 9 पाउंड ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 270, 350, 6 या 250। तो शिशु जो है और शिशु में होती हैं 270। अगला क्वेश्चन है अस्थायी दांत ये कब से निकलने शुरू हो जाते हैं, 6 से 8 माह, 7 से 9, 8 से 10 या इनमें से कोई भी नहीं। तो अस्थायी दांत यहाँ पर पूछा गया है और अस्थायी दांत है ऑप्शन ए वाले, 6 से 8 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से प्राप्त कद लगभग दोगुना हो जाता है। तो जन्म से प्राप्त कद 4 साल, 5, 6 या 7 वर्ष में। तो जन्म से प्राप्त जो कद लगभग दोगुना हो जाता है और ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दोगुना हो जाता है। जन्म से प्राप्त भार, यहाँ पर कद है, कद तो 5 वर्ष में, और यहाँ पर है ये वजन भार 3रे महीने, 4थे, 5वें या 6ठे महीने में। तो जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दोगुना हो जाता है और ये हो जाता है 4थे महीने में। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। तो यह अवस्था बतानी है आपने कौन सी है, शैशव, बाल्य, किशोर। और यह वाली जो अवस्था मानी गई है ये बाल्य अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह का, 4 से 6, 3 से 8 या जन्म से 2 सप्ताह का। तो ये भ्रूण काल जो होता है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो है 2 से 8 सप्ताह का होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा शारीरिक विकास का आधार है नैतिक, सामाजिक, भाषा या मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास का जो आधार माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लाजोस, पियाजे, टोलमैन या कोहलर के द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत इसके जो प्रतिपादक करने वाले जो हैं और ये माने गए हैं जीन पियाजे। तो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन लग जाते हैं, 160, 280, 310 या 325। तो गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन कितने लगते हैं। तो 9 महीने माना जाता है। तो 30 से आप देख सकते हैं 9 से 270, तो 270, 80 दिन इसमें लगते हैं। तो ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, मादा शुक्राणु, नर शुक्राणु, नर व मादा दोनों शुक्राणु या किसी के द्वारा भी नहीं। तो लड़का या लड़की होना जो निर्धारित होता है ये नर शुक्राणु जो होते हैं उन्हीं पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं, 24, 48, 72 या 96 घंटे में। तो नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं और ये वाले हैं 48 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं,
3, 4, 5 या 6 वर्ष में। तो अक्षरों की जो पहचानने का जो काम है बच्चे किस आयु में करने लग जाते हैं, और ये अवस्था है 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है, भाषा इनमें से किसका एक उपकरण है? संपर्क, प्रेम, झगड़ा या शिक्षा का? तो भाषा किसका उपकरण है, और ये एक संपर्क करने का जरिया है, तो इसका एक उपकरण माना गया है संपर्क। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? तो बच्चे का पहला शब्द यहाँ पर पूछा गया है जिसका अर्थ उसे कुछ समय में आता हो। 6 से 10, 10 से 18, 18 से 24 या 24 से 30। और ये जो महीना जो बताना है, और महीना है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, 10 से 18 माह में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दूध के दांत होते हैं 10, 20, 24, 32। तो कह देते हैं कि इसके अभी दूध के दांत टूट रहे हैं, तो वही जा दूध के दांत यहाँ पर पूछा गया है, कच्चे दांत जिन्हें कह देते हैं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये 20 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 12, 16, 20 या 24 वर्ष तक? तो हड्डियों का जो विकास होता है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 16 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है पर, बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित कारक भी सहायक होते हैं? सहानुभूति, समसूचन, तादात्म्यकरण या ये सभी? तो समाजीकरण में सहायक होते हैं, और ये सभी सहायक होते हैं जिसमें आपकी सहानुभूति हो गई, समसूचन, सजेशन जिसे कहते हैं, सुझाव, और तादात्म्यकरण, तो इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है? तो बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी है? खेलकूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन या शाला उपकरण? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो किसे माना गया है? अनुकूल पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो है इसे माना गया है बालक के समाजीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर करने प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? तो संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ या ये सभी? तो विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित, और ये जो है ये सभी को माना गया है, संकीर्णता, कुरीति और अंधविश्वास, तो इनको दूर करके उनका समाजीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए? उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, या फिर बी और सी? तो बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की जो मुख्य भूमिका, और मुख्य भूमिका जो होती है ये इन सभी में होती है, तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर माना गया है। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, और उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल आते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के आधार के शिक्षण पर जोर देते हैं? तो वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल होते हैं जो ये वाले काम करते हैं, धर्म विशेष वाले, जाति विशेष और भाषा विशेष, तो इन पर जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? अनुकरण, सहानुभूति, खेल या आत्मरक्षा? और यह है ऑप्शन ए वाला। तो परिवार में बालक का जो समाजीकरण है बालक के अनुकरण जो है इसके कारण ही ये संभव है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, या बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार करके? तो पास पड़ोस मित्र बालक का जो समाजीकरण है इसका जो प्रभाव है ये ऑप्शन सी वाला है, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके। एक बच्चा जो होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ये उनके परिवार का और आस पड़ोस का, विद्यालय, इन सभी का पड़ता है, तो ये इसे ही समाजीकरण कहा गया है यहाँ पर। तो बालक अपने व्यवहार से प्रभावित ये कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक यहाँ पर कौन कौन से हैं? जाति, वर्ग, गरीबी। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के जो अवरोधक माना गया है तो ये ऑप्शन सी वाला है। जाति को भी माना गया है और वर्ग को भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण के आधार, शिक्षा, जाति, लिंग या ये सभी। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो यहाँ पर आधार माना गया है और यहाँ पर जो आधार है तो ये ऑप्शन डी वाला है, शिक्षा, लिंग और जाति। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता का एक घटक है, फैक्टर है, शिक्षा, जाति, धर्म या रूढ़िवादिता। तो सामाजिक गतिशीलता का जो घटक माना गया है ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो ये शिक्षा जो है इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का कार्य। तो शिक्षा का कार्य क्या है? अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। तो समाजीकरण हेतु शिक्षा का जो कार्य है ये ऑप्शन डी वाला है। तो यहाँ पर ए और बी को माना गया है, शिक्षा का अभिभावक सहयोग विकसित करना और संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब जब हमारा यहाँ पर जो हिंदी वाला जो भाग है वो आ चुका है और यहाँ पर हम हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया, पानी प्रात को हाथी छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर एक अलंकार आया है और ये अलंकार कौन सा है? यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जो है इनका वृत्तांत इसमें दिया गया है। जब सुदामा श्री कृष्ण के घर पर जाते हैं तब उन्हें देखकर जो है उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने जब उनके पांव धोए थे तो उसमें पानी की जगह पर अपने आंसुओं का प्रयोग किया था कि पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैन के जल सो पग धोए। अपने इतने जब उन्होंने उनकी याद में इतने आंसू रोए थे कि उन्हें जो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पर फिर ये अलंकार है अतिशोक्ति श्लेष उपमा या रूपक अलंकार और यहाँ पर जो अलंकार है ये ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतने बड़े चढ़ाकर बात को कहा गया है कि आप देख सकते हैं किसी के कितने आंसू हो सकते हैं कि वो क्या एक प्रात को भर दें जिससे किसी के पैर धोए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात जो से बड़ा चढ़ाकर कहा गया है तो ये अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार है। अतिशय उक्ति, किसी बात को जब बड़ा चढ़ाकर जरूरत से ज़्यादा ही दिखाया जाता है। तो इसी कारण से आप यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला ये रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में आपने इसने बदलना है। धोबी कपड़े धोता है, क्या है? प्रेरणार्थक वाक्य में ये बदलना है। तो प्रेरणार्थक में जब हम इसे बदलेंगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बनेगा कि वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। प्रेरणार्थक क्या होती है? प्रेरणार्थक होती है जब हम काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक। जो जहाँ पर हम काम स्वयं न करते हैं बल्कि दूसरों से करवाते हैं, जैसे ये वह धोबी कपड़े धोता है। तो धोबी जाओ अगर यहाँ पर एक कपड़े और से धुलवाए तो धोबी कपड़े और से धुलवाता है तो फिर वहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो वह धोबी से कपड़े धुलवाता है या धोबी किसी और से कपड़े धुलवाता है। तो जहाँ पर अपना काम करके दूसरे से करवाता है तो वही प्रेरणार्थक होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है? ऐसे मासूम बने हो जैसे हो, दूध के पीछे दूध के दूल्हे, ईद के चांद या दूध से नहाए हुए। तो ये एक मुहावरा है यहाँ पर और ये कहा जाता है दूध से दूल्हे होना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा कि तुम इतने मासूम बने हो जैसे कि तुम दूध से दूल्हे हुए हो, अर्थात ये जो है काम तुम्हारे द्वारा भी किया हुआ है। तो ये दूध के दूल्हे यहाँ पर मुहावरा इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? सजावट, गहना या आभूषण, प्रेम या सुंदरता। तो अलंकार, एक तो अलंकार होता है जो स्त्रियां धारण करती हैं अपने हाथ पाँव में, और एक अलंकार होता है जो काव्य में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला माना गया है, गहना आभूषण, ये इसका अर्थ होता है।
तो ये दो प्रकार का हो सकता है, स्त्री जो जिसे दान करती हैं और एक जो काव्य वाला होता है। काव्य में भी अलंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची है तामरस, इंदिवर, कानन या उत्पल। तो जंगल जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है ये कानन। कानन, विपिन, जंगल, वन, अरण्य, अटवी, तो ये सभी जंगल के अन्य नाम हैं अर्थात पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गांव गांव किस प्रकार के शब्द युगम से बना है। तो ये देख सकते हैं इनके बीच में एक छोटी सी डैश भी लगी हुई है। और ये पुनरुक्त शब्द युगम है, निरर्थक, दोनों ही निरर्थक है, सार्थक निरर्थक है या पर्याय युगम है। तो गांव गांव जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन ए वाला, पुनरुक्त शब्द युगम से लिया गया है गांव गांव, क्योंकि यहाँ एक ही जैसे शब्द है की पुनरुक्ति हुई है। तो गांव शब्द दो बार प्रयोग में आया है, तो ये पुनरुक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है घर का शेर मुहावरे का क्या अर्थ होता है। घर का पला हुआ शेर, घर पर बाल दिखाना, ये बाल नहीं है बल है, घर पर बल दिखाना, घर पर बल दिखाना, बाल दिखाना, चलो यहाँ पर ये तो यहाँ पर घर का शेर वो कह देते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर, तो वही जो यहाँ पर इसका अर्थ माना गया है और ऑप्शन सी वाला रहेगा, अपने घर पर बल दिखाना। कह देते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनेक का विलोम बताना है, सैकड़ों, कम, एक या अनेक। तो अनेक मतलब बहुत सारे, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा होने पर इसका विलोम बन जाएगा एक, एक का होता है अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना पराया का समासिक विग्रह क्या होगा। अपना और पराया, अपना पराया, अपना ही पराया, अपना अथवा पराया। तो अपना पराया का समासिक विग्रह अगर हम यहाँ पर करें तो ये ऑप्शन ए वाला है, अपना और पराया। समास एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर द्वंद्व समास फिर इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कलंक न हो उसे क्या कहते हैं। निष्कलंक, निरापद, कलंकी या कलंकी। तो जिसमें कलंक न हो उसे कहते हैं निकलंक, निष्कलंक जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शयन, शयन होता है सोना, तो इसके संधि विच्छेद आपने करना है। और संधि विच्छेद जो हम यहाँ पर करेंगे तो इसका फिर ये ऑप्शन ए वाला बनेगा, से प्लस अन शयन, ए को आय हो जाता है तो ये वाला या, तो उसके बाद फिर ये शयन बनता है। नयन, ने प्लस अनयन, नई प्लस अक है नायक है, पौ प्लस अन पवन है, पौ प्लस अक है पावक है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विभीषण ने अपनों को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा वाक्य क्या होगा। तो विभीषण ने अपने को धोखा दिया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनाना है और जब हम इसे बनाएंगे तो फिर ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, वह तो विभीषण निकला, अपने को ही धोखा दे दिया। तो इस प्रकार से फिर इसका यहाँ पर ये बनेगा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। जैसे पहाड़, घर, नदी, मकान आदि शब्द एक ही प्रकार के घर, पहाड़ आदि को दिखाते हैं, लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगे तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यद्यपि में संधि विच्छेद है। ये इस प्रकार का जो यहाँ पर द जो आया है, ये जब इसको अलग अलग करते हैं द और या, इनके मेल से बनता है ध। तो इसकी संधि कौन सी होगी, यण संधि है यहाँ पर, ये को यण से उत्तर लगता है। तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है, यदि प्लस अपि यद्यपि, यण संधि है। और पहचान इसकी यही है, यहाँ पर ये आधा अक्षर होता है क्योंकि ये द और या इनकी मेल से ये ध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है।
व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे प्रवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। या फिर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन डी वाला है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता? तो इनमें से एक नहीं किया जा सकता, और वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी वाला है। हम किसी को भी रटने के लिए नहीं कहते हैं, तो छात्रों को नियम एवं परिभाषा से रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो रटने वाला कभी भी सही आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये नहीं में पूछा गया है, तो इसी कारण से ये सही है। और अब जब हम यहाँ पर कुछ जो अलग से जो यहाँ पर हिंदी जो है उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं संज्ञा वाले, तो संज्ञा से अव्यय तक उनको अब हम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य। और इन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं ये कितने होते हैं? तो यहाँ पर है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3, 4, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के जो आधार पर होते हैं तो ये ऑप्शन ए वाले हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, और तीनों महत्वपूर्ण हैं। रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यमुना, ये हो गए। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं बनेगा। यौगिक होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, पनघट, पाठशाला। और योग रूढ़ होते हैं जो जिनसे हमें अलग ही नाम के बारे में पता लगता है, जो जैसे आपका बहुब्रीहि जो समास होता है वैसे ही वाले। जैसे जलज है, जलज क्या होता है? कमल, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार के 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री तव शब्द में कौन सी संज्ञा है? जाति, व्यक्ति, भाव या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्री तव शब्द में जो संज्ञा मानी गई है ये भाववाचक संज्ञा मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय शब्द का एक बहुवचन है। भारतीयों, तो कौन सा है? ये ऑप्शन ए वाला है। तो ये बहुवचन में इस प्रकार से पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग अगर हम बनाएं तो ये बनेगा ऑप्शन बी वाला, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, और इसमें रंगीन शब्द की संज्ञा बतानी है। ये वाला जो बुढ़ापा है ये जाति है, व्यक्ति है, भाव है, या इनमें से कोई सब नहीं है। तो ये किस प्रकार का माना गया है? तो बुढ़ापा जो शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो कौन सा शब्द संज्ञा है? और संज्ञा है ये ऑप्शन बी वाला। तो क्रोध जो शब्द है इसे यहाँ पर संज्ञा इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू शब्द, और यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं और हम सोचते हैं कि वो एक वचन है। तो कौन कौन से हैं? तो आंसू का बहुवचन यहाँ पर क्या बनेगा? तो इसमें आंसू का जो अगर हम यहाँ पर बहुवचन बनाएं तो इसका तो बनेगा ऑप्शन सी वाला, आंसू। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में होते हैं, जैसे आपके प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सदा जो है बहुवचन में होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे बहुवचन है ऐसे ही एक वचन भी होते हैं, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये सभी क्या है? एक वचन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है।
तो वो कौन सा है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो इनमें से एक पुल्लिंग है और पुल्लिंग है ये ए वाला। तो ये बुढ़ापा जो आया है ये है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद की पहचान करिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कारक के सही भेद को बताना है अपने, अधिकारण, संबंध, संबोधन कारक या अपदान कारक। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है। तो ये जो चिन्ह यहाँ पर लगा है हे प्रभु के पीछे, ये होता है संबोधन चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बतानी है आपने और ये है ऑप्शन सी वाली। तो ये लड़कपन जो है इसका ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ये शब्द, और ये जो बना है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो चरित्र से बना है, सतचरित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द यहाँ पर एक बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब। तो जैसे कि हमने पहले पढ़े, कुछ शब्द जो बहुवचन में होते हैं तो उनमें ये प्राण भी है। अगला क्वेश्चन में कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। तो पुल्लिंग है और पुल्लिंग कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए वाला है, कपट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिद्दड़ का अगर हम स्त्रीलिंग में बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगा? गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये होता है गिदड़ी। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान क्या होता है? जहाँ पर अलग होना दिखाया जाता है, जहाँ पर जुदाई जो होती है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जुदाई वाला कौन सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो जुदाई वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है। हिमालय गंगा से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। हिमालय गंगा से निकलते हैं तो हिमालय से क्या हो रही है? गंगा अलग हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय के आधार पर। तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण जो होता है ये संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुरता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो इनमें एक भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है। तो ये चतुरता जो यहाँ पर आई है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। और इसमें रहेगा ऑप्शन ये डी वाला। तो यहाँ पर जो स्थापना शब्द आया है इसे स्त्रीलिंग माना गया है। स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द होते हैं कुछ स्त्रीलिंग, अर्थात आकारांत शब्द कुछ स्त्रीलिंग है जैसे लता, रमा, ममता। और एक जो इकारांत है, ये छोटी जो होती है इकारांत, इसमें भी ये भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे रीति, तिथि, हानि, कवि, कपि, रवि, रीति, तिथि, हानि, ये तो है इकारांत। लेकिन कुछ ये जो इकारांत है ये पुल्लिंग भी होते हैं जिसमें कवि, कपि, रवि ये पुल्लिंग शब्द है। और कुछ ये दीर्घ इकारांत की अगर हम यहाँ पर बात करें, बड़ी, नदी, रोटी, टोपी, ये आपकी स्त्रीलिंग है। और हाथी, दही, पानी ये पुल्लिंग शब्द है। आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा ये प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होती हैं। लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो है यहाँ पर है अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर संज्ञा को देखें तो ये 5 प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक
संज्ञा। तो इस प्रकार की 5 संज्ञाएं ये मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? तो इनमें से एक शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वे कौन सा है? तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी वाला। तो सॉरी, यहाँ पर ये इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये ऑप्शन सी वाला है यमुना। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का बोध कराता है, तो होता है व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, पटना। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये कौन सी है? तो ये जो सुंदर जो शब्द है ये यहाँ पर जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक क्या होती है? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात पूरी जाति का बोध कराती है, तो वे जातिवाचक होती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा शब्द एक भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें एक नहीं है, और कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए वाला है मिठाई। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा इनमें नहीं है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक होते हैं, जैसे क्रोध और आपके मिठास, यौवन, कालिमा। तो यहाँ पर जो है इसमें मिठास, यौवन, कालिमा, तो ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है इनमें? लड़का, सेना, श्याम या दुख? तो जातिवाचक जिससे जाति का बोध होगा, तो ये ऑप्शन ए में है लड़का। कौन सा इनमें एक स्त्रीलिंग शब्द है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद? तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग है ऑप्शन डी में, तो ये परिषद जो शब्द आया है ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप है कौन सा है? नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन? तो इसका जो रूप बनेगा ये ऑप्शन ए वाला है, इसका पुल्लिंग होता है नेता। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कारक, कारक के जो भेद हैं ये कितने होते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो कारक के जो भेद हैं ये इसमें कितने हैं? और इसमें रहेगा ऑप्शन ये बी वाला, तो 8 जो यहाँ पर इसके भेद ये बताए गए हैं। तो ये हिंदी में है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की आदिकर्ण में पर और संबोधन हे अरे रे। तो इस प्रकार से ये हिंदी में 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए जो कारक है इसका चिन्ह कौन सा होता है? तो के लिए आता है ये संप्रदान कारक में, को, के लिए, ए और आई, ये वाला चंद्र बिंदु, तो ये आपका संप्रदान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वृक्ष से पत्ते क्या वो अलग हो चुके हैं, और जहाँ पर ये अलग होना दिखाया जाता है तो वहाँ पर फिर कौन सा होता है? वहाँ पर होता है आपका अपदान कारक पंचमी विभक्ति, तो अपदान कारक इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? इनका आधार बैठने का अगर हम देखें तो ये वृक्ष है, वृक्ष पर बैठे हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा अधिकरण कारक में पर, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट है, वह कक्षा से बाहर गया, कक्षा से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब जो यहाँ पर वो कक्षा से बाहर चले गए हैं, मतलब यहाँ से जुदाई हो गई है, अलग हो गए हैं, तो इसी कारण से ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा अवदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? कर्ण, संप्रदान, संबंध या अधिकरण में? तो यहाँ पर ये बैठने का आधार आप देख सकते हैं वो चारपाई है, तो में पर जो होता है ये अधिकरण में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला एक शब्द कौन सा है? तो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द,
पक्षी, बाज, मकड़ी या गैंडा। तो सदा स्त्रीलिंग वाला एक शब्द है और ये है ऑप्शन ए वाला पक्षी शब्द। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द इनमें से क्या है? भाववाचक है, विशेषण है, क्रिया या अव्यय है? तो व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया यहाँ पर प्रेम शब्द और ये एक भाववाचक संज्ञा माना गया है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में जो ये संज्ञा विशेषण जो दिए गए हैं इनमें से एक सही नहीं है और वो कौन सा है? विश्वविशाला, पिता पैतृक, आदि आदिम या प्रांत प्रांतिक। तो सही नहीं है और ये ऑप्शन डी वाला जो है वो सही यहाँ पर नहीं माना गया है। विश्वविशाला, पिता पैतृक, आदि आदिम होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा? कवि का जब यहाँ पर कवियत्री जो बनाते हैं तो ये ऑप्शन सी वाला है, ये यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आया है वचन 3, 2, 4 या 5। तो वचन कितने होते हैं? और वचन है ऑप्शन बी वाले, एक वचन बहुवचन, तो 2 यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लिंग की दृष्टि से दही एक शब्द है और ये क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग या उभयलिंग है? तो दही किस प्रकार का शब्द है? और ये एक पुल्लिंग शब्द है और हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और ये ऑप्शन सी वाला है। तो ये शब्द जो है आया है ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाउ वी कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसलेटिव वर्ब? ऑप्शंस हैं ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफेयर इन द क्वाल, ही हैज़ गॉन टू पटना, ही ट्रीटेड हर बैडली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटिव वर्ब इन हिंदी, जिसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं, यानी इसमें डूअर और जो क्रिया करने वाला है डूज दोनों होते हैं। और इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ही वॉज लुकिंग एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। और डोंट इंटरफेयर इन द क्वाल, लड़ाई में आप इंटरफेयर ना करें। ही हैज़ गॉन टू पटना, वह पटना गया है। ही ट्रीटेड हर बैडली। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार की होती हैं, एक इंट्रांजिटिव होती है, दिस इज़ ट्रांजिटिव नॉट ट्रांसलेटिव, दिस इज़ ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ये 2 तरह की होती हैं वर्ब। इनमें से ये डिफरेंस होता है कि इनमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है कर्ता का, जैसे जो ऑप्शन डी में है, जो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस हैं इनमें जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ओमिशन है। लेकिन जो जो डी ऑप्शन है इसमें ही ट्रीटेड हर बैडली, यानी उसने उसे कैसे ट्रीट किया? बुरी तरह से। इससे उसके किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हर पर। और ये ही ने इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सो आवर राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब? द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। एनालाइज द अबव सेंटेंस। Our blessing come from above. The heavens are above. Adverb means क्रिया विशेषण। इसमें ये देखनी है कि क्रिया की विशेषता क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए में द मॉरल लॉ इज़ अबव, यहाँ पर अबव हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है। एनालाइज द अबव सेंटेंस, यहाँ पर भी जैसे एनालाइज द अबव सेंटेंस ऊपर लिखित इस सेंटेंस को आप इस वाक्य को एनालाइज कीजिए, यहाँ पर भी ये एडवर्ब की तरह यूज़ नहीं है।
आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, हमारी जो दुआएं हैं वो ऊपर से आती हैं। यहाँ पर भी ये कम ये वर्ब की फॉर्म है। कम फ्रॉम अबव, यहाँ पर ये एज ए सिंपल फॉर्म में यूज़ हुआ है। द हेवंस आर अबव, कौन ऊपर है? स्वर्ग। यानी जो हेवन है इसको दूसरे शब्दों में हम एक प्लीजेंट खुशी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हिंदी होगी द हेवंस आर अबव, जो स्वर्ग है वो आसमान में है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग देखनी है। कंजप्शन, कंजुम्पशन, कंजप्शन या कंजुप्शन। कंजप्शन ये एक जो वर्ब होती है कंज्यूम करना, ये उससे बनता है, ये उसकी नाउन फॉर्म है। तो ये वर्ड बनेगा हमारा कंजप्शन, यानी CONSUMPTION। सो आवर जो ऑप्शन सी में गिवन है, सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट preposition we heard dash it dash our meeting। तो यहाँ पर जो preposition फिल करनी है, हमने सुना डैश यह डैश आवर मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान। तो आप इससे इसकी हिंदी करके इसको ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग देख सकते हैं। वी हर्ड, हर्ड के साथ आता है ऑफ इट डैश आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग के दौरान, यानी ड्यूरिंग। सो ये ऑप्शंस तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई बियर नो मैलिस एनीबडी इज। इसकी करेक्ट फॉर्म देखनी है। ऑप्शंस हैं आई बियर नो मैलिस ऑन एनीबडी, आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी, आई बियर नो मैलिस इन एनीबडी या आई बियर नो मैलिस ओवर एनीबडी। मैलिस होता है किसी के प्रति दुर्भावना रखना। सो यहाँ पर ऑप्शंस में देख लेते हैं। आई बियर नो, इसका जो हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। सो यहाँ पर जो वर्ड मैलिस, किसी के प्रति, यहाँ पर जो मैलिस वर्ड एग्जैक्ट यूज़ हुआ है ऑप्शन बी में, क्योंकि ओन एनीबडी किसी के ऊपर या अगेंस्ट किसी के लिए, यानी किसी के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो ये अगेंस्ट वर्ड है ये एग्जैक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो बी है वो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आई बियर नो मैलिस अगेंस्ट एनीबडी, यानी मैं किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखता हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। Tell me where do you live, tell me where you live, tell me you live where, tell me where you live। जब भी आपको सेंटेंस करेक्शन करनी हो तो आप हमेशा सिंटैक्स देखिए सेंटेंस का, कि उसका जो सिंटैक्स बनता है वो क्या बनता है। सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से हमारा जो सिंटैक्स है वो क्रिएट होता है। तो इसमें देख लेते हैं। टेल मी वेयर डू यू लाइव, टेल मी वेयर यू लाइव, टेल मी यू लाइव वेयर। यहाँ सारे ऑप्शंस में कंपेयर करके देख लेते हैं। टेल मी तक ये बिल्कुल सेम रहेगा। वेयर, टेल मी वेयर, यहाँ पर इसने WH को ओमिशन कर दिया है, इसने पीछे कर दिया है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। टेल मी वेयर, नाउ वी हैव लेफ्ट 3 ऑप्शन। वेयर डू, यहाँ पर
डू यू लाइव, डू की नीड नहीं है, उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू डू हेयर, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। टेल मी वेयर यू लाइव, टेल मी, तो इन दोनों जो ये बी और सी जो ऑप्शन है वो सेम है, टेल मी वेयर यू लिव। तो यहाँ पर जो हम आंसर जो टिक करेंगे वो ऑप्शन डी में करेंगे, क्योंकि बी और डी दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में दिया गया है। आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हेयर। सबसे पहले जब भी हम पैसिव फॉर्म में देखते हैं कोई भी सेंटेंस, तो उसमें हमें वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि जब भी सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड होगी उसमें। आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हेयर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी नोज स्विमिंग वेरी वेल, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। यू कैन नॉट कंप्लीट इन दिस गेम दिस ईयर, कंप्लीट ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो ये एक्टिव फॉर्म में है। शी वॉज अवॉर्डेड, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999। जो डी ऑप्शन है ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है, सो आवर राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द आइडियम ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स जनरल, जैसे एक जिसको हम कह सकते हैं शोरगुल, कोलाहल, इस तरह की आवाज़। ऑप्शंस हैं, टू कीप अलूफ फ्रॉम, टू क्रिएट क्राइसिस, अ जनरल आउटरे ऑफ अलार्म, या टू कंक्लूड। यहाँ पर जो आंसर मैच करता है वो ऑप्शन सी में है, क्योंकि ह्यू एंड क्राई का मीन्स होता है एक जो मिक्स आवाज़ होती है शोरगुल की, जिसको हम कोलाहल बोल देते हैं, या जनरल आउटरे ऑफ अलार्म, यानी एक सामान्य तौर पर जो आवाज़ होती है वो। सो शी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रीशन। इनडिस्क्रीशन का हमें एंटोनिम बताना है। इनडिस्क्रीशन क्या होती है? इनडिस्क्रीशन का मीन्स होता है लैक ऑफ डिक्रीशन, यानी डिस्क्रीशन का मीन्स होता है विवेक, बुद्धि, और इनडिस्क्रीशन इससे अपोजिट हो जाएगा सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन, एम्बिशन। मैग्नीट्यूड माप से संबंधित होता है, एम्बिशन इच्छा होती है, इंक्लिनेशन भी एम्बिशन से रिलेटेड होता है, सर्कमस्पेक्शन होता है विवेक। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, following sentence identify the underlined clause. Whose car has bus been stolen? This is has, not bus. Whose car has been stolen still remains a mystery. मीन्स कि उसकी कार किसने स्टोल की है, चुराई है, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। सो ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या नाउन क्लोज। अब इसमें देख लेते हैं हुज कार मीन्स एक ये WH फैमिली का वर्ड है। हुज यानी किसकी, कार हैज़ बीन स्टोलन, दिस स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो इसमें जो ये अंडरलाइन वर्ड जो हैं हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, ये एक नाउन की तरह, ये एक संज्ञा, यानी किसकी, ये किससे संबंधित है, एक पर्सन से संबंधित है। कौन? कार। तो यहाँ पर ये एक सिंपल फॉर्म में नाउन का काम कर रही है, तो ये नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यानी आप इसको अंडरलाइन वर्ड को देख लीजिए, हुज कार हैज़ बीन स्टोलन,
तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि किसकी कार चुराई गई है। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर डी। नेक्स्ट है द सिनोनिम फॉर इनएक्सोरेबल। इसका इनएक्सोरेबल का जो सिनोनिम बताना है, एंग्री, रिलेंटलेस, लाइबल या मेस्क्यूजेबल। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मीन्स क्या होता है, परसुएडेड, किसी को मनाना या किसी को उकसाना, यानी एंग्री गुस्सा, लाइबल योग्य, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस भी क्या होता है, रिलेंटलेस किसी को मनाना, और मेस्क्यूएबल भी लाइबल की तरह ही है, यानी योग्य या एबिलिटी। सो जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिलेंटलेस। नेक्स्ट है सेक्सुअल पोजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, हेनरी IV पार्ट 1 या अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। सो ये जो सेक्सुअल पोजेसिवनेस है, यानी किस नॉवल में शेक्सपियर ने जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में ज़्यादा उसकी पोजेसिवनेस को, यानी उसको ही जो मेन कैरेक्टर हैं वो उसके ऊपर हावी हुआ है, जो सेक्सुअल होता है। तो इसमें देख लेते हैं, कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, ये दोनों किंग के बारे में हैं। हेनरी IV पार्ट 1 ये किंग हेनरी के समय का है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये जो एक कॉमिक प्ले है शेक्सपियर का, और ये लिखा गया था मिड 1592 1597। इसमें जो शेक्सपियर हैं वो किसको पोर्ट्रे करता है, ड्यूक ऑफ जो एथेंस होता है, हिप्पोलाइटा, और उसकी मैरिज किसके साथ होती है, थीसियस। तो जो ड्यूक होता है एथेंस, वो थीसिस के प्रेम में बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल पोजेसिवनेस को दिखाता है। तो इस थीम का इसमें यूज़ हुआ है ऑप्शन डी में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है He said to them all, "Goodbye, my friends." The correct indirect narration of the direct speech. ऊपर हमें जो डायरेक्ट स्पीच गिवन है, हमें इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है। He bade goodbye to all his friends. He said to his friends goodbye. He told his friends to goodbye. He suggested goodbye to all his friends. सो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें जैसे विश या किसी के साथ मिलना, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसने कहा है कि ही बेड, यहाँ पर बेड या फॉरबेड दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सेड टू, टोल्ड और सजेस्टेड, ये तीनों ही इसका बेसिक मीन्स है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं यहाँ पर। सो जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसका बेसिक मीन्स है, इसके सेंस को कंप्लीट करता है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड आउट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एटामोलॉजी, एटामोलॉजी क्या होती है, एटामोलॉजी होती है जिसको इन हिंदी हम कह सकते हैं शब्द शास्त्र। एक्ट ऑफ स्पाइंग, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, लाइकनेस ऑफ ए पर्सन, स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। मीन्स एटामोलॉजी होती है स्टडी टू द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि जब भी जो शब्द की किसी वर्ड की जो उत्पत्ति होती है, ऑरिजिन होती है, उसको बनाने की विधि की ये किस फॉर्म में, इसकी टोन, इसकी एसेंट किस तरह से यूज़ होगी, वो सब एटामोलॉजी में निर्धारित किया जाता है।
पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य से या मानव जाति से प्यार करता हो वो क्या होगा? थीस्ट, वेटेरन, फिलेंथ्रोपिस्ट या ओमनीपोटेंट। जो मैनकाइंड से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। ऑप्शन सी। ओमनीपोटेंट क्या होता है? जो सर्वज्ञ होता है। थीस्ट और वेटर्न जो सर्वज्ञ, ये भी ओमनीपोटेंट से ही रिलेटेड होते हैं तीनों। सो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी। नाउ वी कम टू मैथ पोर्शन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग बताना है, इसमें ऑप्शंस हैं 1000, 1016, 1024, 1036। अगर आपको 1 से 30 या 40 तक स्क्वायर रूट याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन सी में 1024 है ये 32 का स्क्वायर है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 30 गुणा 30, आप ये 30 वाला 0 वाला वर्ड उठा लीजिए, यानी ये 900 बन जाएगा, यानी इसके नियर अबाउट। फिर आप 31, 32 ऐसे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह इसी ट्रिक से आपको ये करना है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। यानी कि व्यक्ति है अभी उसका जो आयु है अपने बेटे की 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी उम्र 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है? तो इसमें क्या करना है, जो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो यहाँ पर x x मान लेते हैं। तो उसने बोला है कि उसकी आयु कितनी हो जाएगी? जब पुत्र की x है तो उसकी 3x हो जाएगी। और इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? 15 वर्ष बाद, यानी दुगनी हो जाएगी, यानी इस व्यक्ति की। तो आपने क्या करना है, सीधा 15 वर्ष बाद यानी x + 15 इसका दोगुना कर देना है, और इज इक्वल टू 3x + 15, क्योंकि यही कहा है ना उसने 15 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु, उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और पुत्र की जो आयु है वो आ जाएगी 15 वर्ष। नेक्स्ट है एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि 65% तो पास हैं, और जो 35 बचे 35 वे अनुत्तीर्ण हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है और इनकी जो टोटल संख्या वो भी गिवन है, तो कुल टोटल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल जो परीक्षार्थी है वो x मान लेते हैं, और हमें 2 ये पता है, क्योंकि जो 65% उत्तीर्ण है तो बचे कितने? 35, तो हम x का 35 निकाल लेते हैं। 35% बराबर 420। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 1200। इसको ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है 312 रुपये की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में, तो यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है वो गिवन नहीं है, इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये प्राप्त होते हैं। तो लड़कियों की संख्या बताएं कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो इसमें पहली लाइन में है कि 60 लड़के और कुछ लड़कियां, तो हम मान लेते हैं कि लड़कियां x हैं और लड़के हुए 60। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लड़के को कितने मिल रहे हैं? 3.60 रुपये। तो इसको 3.60 रुपये हैं तो इसको 60 से हम गुना कर देते हैं, क्योंकि लड़के की संख्या जो है वो 60 है, और क्या है लड़कियों को मिल रहे हैं 2.40, और 2.40 को हम x से गुना कर देते हैं, और इक्वेशन में आ जाएगा 312, क्योंकि 312 रुपये की राशि है। आप इसको सॉल्व कर लें, हमारा जो आंसर आएगा, जो टोटल लड़कियां हैं में आ जाएंगी 40। ऑप्शन बी। एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है।
मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। अब वो क्या करता है, ये एक सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सही वजन है, सही वजन माइनस गलत वजन बटे में गलत वजन और गुना 100, ये आपने ऐसे पुट कर देना है। सही वजन क्या है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसके ट्रिक में फॉर्मूले में इसमें पुट कर देना है, यानी 1000 माइनस 900 बटे 900 गुना 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चल पाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक से हो जाएगा। आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको m मान लीजिए। तो आपने क्या करना है, x गुना y बटे एक्स एम, यानी 500 गुना 24 बटे 500 गुना 300। इसके दिन, इससे दिन पता चल जाएंगे, तो दिन लगेंगे 15, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। तो धारा की रफ्तार क्या है, इसमें क्या मान लीजिए, जो नाव की चाल है, इसमें अनुकूल गिवन है ना, जो नाव की चाल है वो x है और जो धारा की चाल है, धारा की, आप इसको y मान लीजिए, क्योंकि इसने अनुकूल और प्रतिकूल गिवन है ना इसमें। तो ये बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 15.5 और प्रतिकूल हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 8.5। तो आप इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की जाती है। यदि 10 वर्षों में यह 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसने कुछ धनराशि बोला है तो हम धनराशि मान लेते हैं x, और हमारे पास ब्याज की दर भी नहीं है तो हम ब्याज की दर मान लेते हैं r। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कुछ धनराशि पर ये 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये 2x बराबर, ये हमने मान ली है x गुना 10 गुना r बटे 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 20%। PA मीन्स पर एनुअल। नेक्स्ट है एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/1/2 गुनी है। यदि जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है। आयताकार जमीन की, यानी इसमें आयत का क्षेत्रफल लगेगा, तो इसने कहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो मान लीजिए हमारे पास चौड़ाई गिवन नहीं है, तो चौड़ाई अगर x हो तो उसकी जो लंबाई है वो 9/2 मीटर है, यानी 2 इसको सॉल्व कर ले, 2 × 8 और 1 9/2। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें आयत का फॉर्मूला लगेगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई 9x, यानी x गुना 9/2, x बराबर 200 वर्ग मीटर है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट है सरिता ने 60,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने पश्चात सुरेखा 80,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गई। यदि साल के अंत में
3780.50 रुपये का मुनाफा यानी लाभ हुआ हो तो दोनों के मुनाफों के हिस्सों का अंतर। तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि इन्होंने निवेश कितने समय के लिए किया। सरिता ने किया पूरे साल का, तो सरिता का जो निवेश हो जाएगा वो 60,000 गुणा 12 यानी 7,20,000 रुपये। इसी तरह सुरेखा का, तो सुरेखा 3 महीने बाद शामिल हुई तो ये 9 महीने का लगेगा इसका, तो ये हो जाएगा 80,000 गुणा 9, इसका भी 7,20,000। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्योंकि इन दोनों मुनाफा हुआ 3780 पॉइंट यानी 3,780 रुपये 50 पैसे, क्योंकि दोनों का जो निवेश है वो सेम है तो इनका लाभ भी बराबर होगा और जो इनका मुनाफा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाउ वी कम टू रीजनिंग पोर्शन। यदि शब्द ब्रेक्स के अक्षरों का वर्णमाला के क्रम अनुसार आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी, मीन्स सेम रहेगी। तो आपने क्या करना है, जो ब्रेक्स के जो शब्द हैं जैसे BRAKES, तो आपने क्या करना है, आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना है। जैसे ए के बाद कौन सा वर्ड है, BCDE यानी ई भी है इसमें, FGHIJK इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 2 जो शब्द हैं, एक तो के हैं और एक एस है, इनका सब शब्द स्थान जो है, स्थिति मीन्स कंडीशन, वो अपरिवर्तनीय है यानी सेम है जो ऊपर वाले वर्ड में गिवन है। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को ऐसे लिख लेना है जैसे ABPQ, क्योंकि ये तो हमें एकदम से पता चल रहे हैं कि ये सेम ही है, जैसे ABPQCD तो इसी तरह का शब्द होना चाहिए, XS, XZ, WX या WX। तो जो जिसमें एक ही वर्ड का अंतर होगा यानी WXYZ, इसमें भी डिफरेंस है, XY इसमें एक का डिफरेंस है, ये सेम है। तो इस जैसा जो सेम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी यानी WX। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में पेजेस को RDIHU और राइट को ये YUKWG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अदर को कैसे लिखा जाएगा। आप देख लीजिए पेजेस को आप कैसे लिख रहे हैं, जैसे P के साथ QR, एक एक वर्ड, इसमें 2 वर्ड ऐड हो रहे हैं, जैसे QR, A के साथ BCD, ठीक है ना, क्योंकि ये D तो है ही इटसेल्फ, 2 वर्ड का इसमें आगे एडिशन हो रहा है। तो उसी तरह आपने अदर का भी करना है। आप अदर का देख लीजिए, अदर को आप कैसे करेंगे, 2 वर्ड्स OPQR, इससे ये हमें ये पता चल गया कि हमने R वाला जो है वो हमारा आंसर है, सो बी ऑप्शन और डी इज ऑल्सो गुड। दूसरा देख लीजिए TUVW, जो तीसरा वर्ड आएगा ना, क्योंकि 2 है ना इसमें, तो जो हमारा ये आंसर बनेगा इसका डिफरेंस देख लीजिए, राइट को भी WXY इसी तरह जी। तो आपने अदर को भी ऐसे ही चेंज करना है, O के साथ OPQ, ठीक है, इसके यानी ये दूसरा वर्ड ये, और फिर उसके बाद TUVW, यानी इसमें जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है वर्ड्स की, यानी 2, 3, जैसे PQRAOQTW, ठीक है ना। H किस में चेंज हो जाएगा, H हो जाएगा
जो ये 2 और 3 की सीरीज़ में चेंज करना है आपको। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ध्यान से करिए इसको। ओ पी क्यू, ये 2 की चेंज हो गई। टी यू वी डब्ल्यू, इसमें 3 का अंतर है, ये डब्ल्यू आ जाएगा। तो क्यू डब्ल्यू से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? ऑप्शन बी, यानी 2 और 3 का डिफरेंस इसमें चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में विजातीय शब्द ज्ञात करें, यानी जो इनसे अलग हैं विजातीय, प्लो, वीव, कल्टीवेट या रीप। तो आप इसमें ये देख लीजिए, प्लो खेती करना, कल्टीवेट भी खेती करना, रीप बोना, जो वीव होता है वो बुनना होता है। तो इनमें जो सबसे जो अलग शब्द है वो ऑप्शन बी में है, क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों खेती से संबंधित हैं। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, 2 लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। अनिल पूर्व की ओर चल रहा है, सो यहाँ पर अनिल है तो ये इधर पूर्व की ओर चल रहा है, और 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर पुनः 3 किलोमीटर चलते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट। अब हमें अनिल की दिशा पता चल गई है, तो अनिल जब पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो श्याम चल रहा है पश्चिम की ओर। ठीक है, तो फिर इसने क्या कहा है, 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों अपने दाएं। अब अनिल का दाएं किधर बनेगा? अनिल का दाएं बन जाएगा इधर, और जो श्याम है इसका दाएं बन जाएगा इधर। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आपको खुद से रिलेट करके करने हैं, दायां बायां, क्योंकि जब 2 पर्सन अपोजिट होते हैं तो उनके जो हैंड हैं वो भी उनके अपोजिट ही होते हैं। सो हमारा जो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व में होगा इसका फेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुने जो तार्किक संबंध स्थापित करता है, ए डी और रेशो बी ई। यानी ए और डी का क्या संबंध है, आप इनका जो रिलेशन है वो देख लीजिए। ए बी सी डी और डी ई, जैसे ए बी एक एक वर्ड है, डी ई तो इसी तरह आपने इसका करना है। सी के साथ यहाँ पर डी आना चाहिए और एफ के साथ जी आना चाहिए, जो ऑप्शन ए में गिवन है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कक्षा में गणित की परीक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 80% और लड़कों का 60% है। तर्कयुक्त निष्कर्ष है। ये एक हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि ये इस तरह से हैं। सभी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सभी लड़के गणित में लड़कियों से कमज़ोर हैं। कुछ लड़कियां लड़कों से बेहतर जानकारी रखती हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये देखना है कि हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है कि इनका जो तर्कयुक्त निष्कर्ष है क्या हो सकता है कि अगर लड़कियों द्वारा औसत अंक 80% और लड़कों का 60% है, तो इसमें रीज़न क्या हो सकता है। इसका जो एग्जैक्ट जो रीज़न है, कुछ लड़कियां गणित में लड़कों से बेहतर जानकारी रखती हैं, तो ये इसका निष्कर्ष होगा जो तर्कयुक्त होगा, रीजनेबल होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में किसमें छिपी हुई है। ये प्रश्न आकृति बनी हुई है। अब आप उत्तर आकृति देख लीजिए कि ये किस में छिपी हुई है। तो आप इसकी जो शेप है वो ध्यान से देख लीजिए, वो किस में बनी हुई है। ये इस तरह से, आप इसकी जो शेप है ये इस तरह से गिवन है। तो अब आप ये देख लीजिए कि किस में छिपी हुई है ये। तो ये छिपी हुई है हमारे ऑप्शन सी में। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बनी हुई है ये वाली। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
40 बच्चों की एक कक्षा में राम का ऊपर से 8वां स्थान है, विनय राम से 9 स्थान नीचे हैं, विनय का नीचे से कौन सा स्थान है? तो जब टोटल हमें जो बच्चे हैं हमें उनका पता है कि टोटल 40 हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि जब हमें टोटल पता होता है तो इसने क्या कहा है कि राम का स्थान ऊपर से तो 8वां है और राम का ऊपर से 8वां स्थान है विनय और राम से 9 स्थान नीचे विनय का, तो विनय का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो हमें क्या करना है, 40 में से 8 और 9 ये पहले दोनों ऐड कर लेने हैं, 8 और 9 17, तो 40 में से टोटल जो 17 हैं उसको माइनस कर देंगे और इसमें एक, क्योंकि एक पर्सन का एक ही प्लेस होगा ना, वो दो नहीं हो सकते, तो इसमें एक स्थान जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 24वां, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अगर आपको पासे के अंक याद हो, जैसे 1 है, 1 के अपोजिट हमेशा 5 होता है, 2 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, तो इसने 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। सो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो अब जब हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के से संबंधित जो भाग है वो आ चुका है और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं से जो है से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, चंडीगढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है इनमें से कौन सा है? शीतला माता मंदिर, मनसा देवी, दुर्गा मंदिर या काली मंदिर? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी ये रहेगा। तो ये मनसा देवी मंदिर है जो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जींद जिले में साइकिलें बनाने के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ का कारखाना है? बर्तन बनाने का, कपड़े का, चीनी या चमड़े के जूते बनाने का कारखाना? तो जींद जो है इसे हृदय हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मध्य में है। और साइकिल के अतिरिक्त यहाँ पर और किस चीज़ का कारखाना है? तो यहाँ पर है ये चीनी बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम ये कहाँ पर बजा था? रेवाड़ी, झज्जर, अम्बाला छावनी या हिसार में? और ये जो बना था तो ये अम्बाला छावनी में बना था। अगला क्वेश्चन है, अम्बाला छावनी में विद्रोही सैनिकों की योजना का भेद किस गद्दार सैनिक ने अंग्रेजों को दिया था? तो विद्रोही सैनिकों की योजना का भेद दिया गया था और ये जो गद्दार थे इनमें से कौन सा था? रिसाल सिंह, श्याम सिंह, रामपाल या धर्मपाल? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला ये रहेगा। तो ये जो गद्दार थे ये श्याम सिंह थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? सर सादीलाल, लाला श्यामलाल, एडवोकेट बलदेव सिंह या इनमें से कोई से भी नहीं? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो ये थे सर सादीलाल जो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पानीपत जो है यहाँ पर किस मंडल के अंतर्गत आता है? अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव या हिसार के अंतर्गत? और मंडलों की बात करें तो 6 जो है यहाँ पर मंडल माने गए हैं। तो पानीपत ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, तो रोहतक जो है इस मंडल के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अग्रयण की राजधानी था? रेवाड़ी, सिरसा, हांसी या फिर अग्रोहा? तो अग्रयण की राजधानी था और ये है ऑप्शन डी वाला, अग्रोहा। अग्रोहा अग्रयण, यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में करीब 100 एकड़ में फार्मा पार्क का निर्माण किया गया है? हिसार, सोनीपत, करनाल या फतेहाबाद में? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन सी है। तो ये करनाल जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस बांध के लिए समझौता करने की सहमति प्रदान की है? भाखड़ा, इंदिरा गांधी, किसाऊ और रेणुका या सुई बांध? तो हरियाणा सरकार ने किस बांध के लिए समझौता करने की अनुमति प्रदान की है और इस बांध का नाम है किसाऊ और रेणुका बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया गया है? ढाल, साथी, कवच या ब्रह्मास्त्र? और इस निरोधक बल का जो गठन किया गया है और इसका नाम है ये ऑप्शन सी वाला, तो कवच जो है इसका नाम है। तो अब हम यहाँ पर जो विशेष हरियाणा से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूप ये प्राप्त हुए थे। तो मौर्यकालीन स्तूप ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? हिसार, फतेहाबाद, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई से भी नहीं। और ये जो प्राप्त हुए थे तो ये ऑप्शन सी रहेगा, हिसार और फतेहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं ये प्राप्त हुई थी, भिवानी, सोनीपत, हिसार या अम्बाला से? तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो प्राप्त हुई थी ये सोनीपत से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न में से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? हंसी, सनीला, ए और बी दोनों या पिंजौर से? तो हरियाणा में निम्न में से जैन मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है और ये मानी गई है ऑप्शन सी वाली, हंसी से और सनीला से। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा को निम्न में से हरियाणा कहा गया है? स्कंद, विष्णु, मत्स्य, वायु पुराण में? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये स्कंद पुराण में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुषाण वास्तुकला में निर्मित द्वार स्तंभ प्राप्त हुआ है? भिवानी, सिरसा, हिसार या रोहतक से? और यह है ऑप्शन डी वाला, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, हरियाणा में प्राप्त रामायण श्लोकांकित अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? निचार, खेड़ा, अग्रोहा, औरंगाबाद या इनमें से कोई सा भी नहीं? और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये रामायण श्लोकांकित अवशेष जो प्राप्त हुए हैं निचार, खेड़ा, भिवानी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मूर्ति प्राप्ति स्थल भिवानी, अम्बाला, करनाल या रोहतक? और प्राप्ति स्थल है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न क्षेत्र के आसपास अर्जुनायन गण विस्तृत है? अम्बाला, सिरसा, पंचकुला या महेंद्रगढ़? तो ये अर्जुनायन गण जो फैला हुआ है विस्तृत है और ये महेंद्रगढ़ में है, इसे प्राचीन नाम था कन्नौर। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थान से समुद्रगुप्त से संबंधित सिक्के प्राप्त हुए हैं? पंचकुला, पिंजौर, ए और बी दोनों या मितातल से? तो समुद्रगुप्त से संबंधित जो सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये है ऑप्शन डी में, मितातल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पर निम्न भरतवंशी शासक ने अपने विजय अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से की थी? सुदास, नकुल, भीष्म या अर्जुन ने? और ये की गई थी सुदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त या इनमें से कोई सब नहीं? तो यहाँ पर है योद्धा काल में और ये था बहुधान्यक प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासन में प्रजा का धर्म था? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या ये सभी? तो यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में खुदाई के दौरान हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? मितातल, लोहारू, तोशाम या बादरा से? तो हड़प्पा तथा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमाण मिले थे ये मिले थे मितातल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धुन से प्राप्त अभिलेख बिजोलिया, टोपरा या लानूर से प्राप्त अभिलेख है? तो ये जो अभिलेख जो है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण माने गए हैं ये ऑप्शन सी वाला है, जो टोपरा से प्राप्त अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य को उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुए हैं? महाभारत पर्व में है, 18 पर्व हैं। अब द्रोण पर्व कहाँ पर है? अगर गणराज्य, कुणित, अर्जुनायन या योद्धे गणराज्य? तो किस गणराज्य को उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ है? और यह है योद्धे गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? अर्जुनायन, अगर, कुणित या ये सभी? और वहाँ पर जो था ये ऑप्शन ए वाला है, अर्जुनायन गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने जो थानेसर पर आक्रमण किया था
तो ये कब किया गया था? 1013, 14, 16, 17 में। और ये जो किया गया था तो ये 1014 जो है इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़ या नाथौल में? तो सैंधव स्थल है जो भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? और ये कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि भरत सिंधु के निवासी थे? ऐतरेय, महाभारत, जैमिनी या ऋग्वेद के पुस्तक से? तो ये सिंधु के निवासी थे और इसका जो हमें पता लगता है ये जैमिनी ब्राह्मण से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? मिथातल भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद में है, बनावली यमुनानगर में है, ये कुणाल कुरुक्षेत्र में है। तो सही सुमेलित है यहाँ पर और सिर्फ एक वाला है, मिथातल भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपने सुमेलित करने हैं और इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर माना गया है 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1। तो इसको मिलान करके आप देख सकते हैं यहाँ पर विग्रह राज चतुर्थ, काबिलेख, इसका संबंध ये टोपरा, और पृथ्वीराज तृतीय, इसका संबंध हंसी, कुषाणकालीन सोने के सिक्के, ये है आपके 4 नंबर मिथातल से, और कुषाणकालीन मृतिया, इसका फिर ये बच गया जो रोहतक। तो इस तरीके से आप मिलान करके इसके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये मिलान करना है और मिलान करने में यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलान करने में ऑप्शन ए वाला है 1, 2, 3 और 4। तो इसका मिलान करके देख सकते हैं ब्रह्मवास के संबंध महात्मा बुद्ध की मूर्ति से लिए गए हैं। अग्रहों से जो संबंध है ये सूर्यदेव की मूर्तियों से, फिजलपुर का संबंध विष्णु की मूर्ति और पलवल फरीदाबाद का संबंध यक्ष यक्षिणों की मूर्ति से है। तो ये जो यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सीसवाड़ संस्कृति से संबंधित काल नवपाषाण, सिंधु, वैदिक या महाजनपद काल? तो सीसवाड़ संस्कृति से जो संबंधित है ये ऑप्शन ए वाला है, नवपाषाण काल। तो निम्नगण का उल्लेख महाभारत के जो ये द्रोण पर्व है इसमें मिलता है और ये है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है? ये योद्धेय है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? मत्स्य, वामन, वायु या विष्णु पुराण? और ये जो कथा जो है ये है वामन पुराण में। अगला क्वेश्चन है, निमन शक्ति ने हरियाणा से तोमर शक्ति का समूल नाश कर दिया था? प्रतिहार, योद्धेय, ए और बी या चौहान? तो हरियाणा से तोमर शक्ति का समूल नाश कर दिया था और ये था ऑप्शन डी वाला, चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सैंधव सभ्यता से संबंधित एक मुद्रा जिस पर शरीर सिंह का तथा सिंह बैल के अंकित है, यह स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान है? शरीर सिंह का है और सिंह बैल के हैं। बनावली, मितातल, भगवानपुरा या राखीगढ़ी से? और ये प्राप्त हुए हैं बनावली से। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? लाट, मालव, सिंधु, गंधार या इन सभी पर? तो प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित करके जो विजय प्राप्त की थी ये थी ऑप्शन डी वाली, लाट, सिंधु, गंधार और मालव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवानपुर नामक सैंधव स्थल हरियाणा के किस जिले में आता है? भगवानपुर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हिसार या भिवानी में? और ये आता है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के रूप में किस वंश के नाम पर पुकारा जाता था? योद्धे, अगर, अर्जुनायन या नाग वंश के आधार पर? श्रीगढ़ जनपद के रूप में, और यह है ऑप्शन डी वाला, नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किस सदी के आरंभ में कनौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासक था? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं शताब्दी में? और ये था ऑप्शन सी, 8वीं शताब्दी में।
अगला क्वेश्चन है हिलसांग लगभग कितने वर्ष हर्ष के संपर्क में रहा था? 5, 6, 7 या 8 वर्ष। तो हिलसांग लगभग कितने वर्ष हर्ष के जो संपर्क में रहा था? ये हर्ष राजा हर्षवर्धन से है और ये है ऑप्शन डी में 8 वर्ष। और ये चीनी यात्री था हिलसांग जो भारत यात्रा पर आया था राजा हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर चित्र मृतभांड किस काल की संस्कृति को दिखाते हैं? वैदिक, सिंधु, शिशुपाल या इनमें से कोई सी भी नहीं। और ये जो दिखाते हैं तो ये है ऑप्शन ए वाले वैदिक संस्कृति को। अगला क्वेश्चन रहेगा तोमर शासन काल की जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है कौन सा है? पुराण, या तिलक चंपू, महाभारत या ये सभी। तो तोमर शासन काल जो है इसकी जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है ये ऑप्शन बी वाला है यश तिलक चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पानीपत, जज्जर, बहादुरगढ़ या पेहवा। तो शरफाबाद जो है ये इसका रहेगा ऑप्शन सी वाला बहादुरगढ़। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बदानकों के विषय में जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है? कलीमपुर, शिलालेख, विविध तीर्थ स्रोत, काव्य मीमांसा या ये सभी। तो बदानकों के बारे में जो जानकारी देने वाला स्रोत माना गया है ये सभी को माना गया है। कलीमपुर, काव्य मीमांसा और ये तीर्थ स्रोत। हेलो जी, यहाँ पर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल को बनावली फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई करके किसने निकाला था? डी.आर. साहनी, आर.एस. बिष्ट, आर.डी. बनर्जी या जे.पी. जोशी ने। और यहाँ पर रहेगा ये हमारा ऑप्शन बी आर.एस. बिष्ट 1973। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अग्रयण की राजधानी था? रेवाड़ी, सिरसा, हांसी या फिर अग्रोहा। तो अग्रयण इनकी राजधानी था और ये था ऑप्शन डी वाला अग्रोहा, अग्रयण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इतिहासवेताओं की नज़र में महाभारत के उत्तर काल को निम्न लोगों के रहने का निज प्रदेश को हरियाणा के रूप में जाना जाता था? हरियाणवी, आर्य, अरब, आर्यन या ये सभी। और ये है ऑप्शन सी वाला अरब, आर्यन। नेक्स्ट है कनिष्क से संबंधित सोने के कितने सिक्के मितातल भिवानी से हमें प्राप्त हुए हैं? 20, 23, 25 या फिर 27। तो मितातल कहाँ पर है? ये भिवानी में है जहाँ से ये कनिष्क काल के सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे और इनकी जो संख्या है ये 27 बताई गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है और सुमेलित करने में जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी। तो बी सही आंसर है 4, 3, 1, 2। तो एम.एल. भार्गव जो है इनका संबंध है ये ऑप्शन 4 वाला द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया से। उसके बाद के.सी. यादव का संबंध है हरियाणा के इतिहास से। H.A. फड़के का संबंध रहेगा हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र और बालकृष्ण मुर्जर इनका संबंध फिर ऑप्शन 2 वाला कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक परिचय से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित सबसे पुरानी पत्रिका के रूप में जानी जाती है? तो ये सबसे पुरानी पत्रिका के रूप में जानी जाती है हरियाणा शोध पत्रिका, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज, सब सिंधु या जैन साहित्य। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए हमारा हरियाणा शोध पत्रिका। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? राखीगढ़ी, मिताथल, बनावली या सीसवाल। तो हरियाणा में उत्तर नवपाषाण काल की संस्कृति और इसका है ऑप्शन डी वाला सीसवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता है ये फतेहाबाद हरियाणा में। बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। तो फतेहाबाद में है और फतेहाबाद में कौन सी है? तो ये बनावली है, मिताथल भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी जो है सुमेलित करने का है और सुमेलित करने में हम देख लेते हैं हमारा सही आंसर। तो सुमेलित करने में है हमारा ऑप्शन बी 3, 4, 2 और 1। तो बालू का जो संबंध है ये कैथल से माना गया है। फरमाना का संबंध है रोहतक से। बनावली का संबंध है ये फतेहाबाद और मिताथल का
भिवानी से। अगर आपको इनमें एक भी आता है तो उसी को आप पहले मिलान करके देख लें कि कौन सा सही है। कई बार एक से ही काम चल जाता है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पहला मैच हो जाता है तो फिर आप दूसरा फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भी सुमेलित करना है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं सुमेलित करने में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला 1 2 3 4। कुणाल का संबंध रतिया से है, बिरडाना का फतेहाबाद, गिरावट का रोहतक और बालू का कैथल से। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा से संबंधित हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1965, 66, 67 या 68 में हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई का कार्य जो प्राचीन स्थल हैं, और इनका है ये ऑप्शन डी वाला 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति का चर्चा की गई है? थानेश्वर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र। अब ये चीनी यात्री जो राजा हर्षवर्धन के समय में भारत यात्रा पर आए थे, तो राजा हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो ये थानेश्वर के थे। थानेश्वर जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर जो है उसे थानेश्वर कहा जाता था, या स्थानेश्वर आ सकता है। तो इसी कारण से ऑप्शन ए यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर एस्टेट की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ अंत में रहने के लिए धन्यवाद।